हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम यूपीएससी और यूपी पीसीएस मेंस आंसर राइटिंग सीरीज़ का डिस्कशन कर रहे हैं और इसी क्रम में आज 5वां दिन है। तो हम टाइम टेबल के हिसाब से जीएस पेपर 2, जिसमें आज इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट के तौर पर होगा और हम डिस्कशन करेंगे। तो मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, आप इसको देख सकते हैं और आप t.me/UPSC हिंदी विद गौरव के टेलीग्राम ग्रुप पे हमें फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपको यूपीएससी से रिलेटेड हिंदी में जो निःशुल्क मटेरियल हैं वो प्राप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, हम सीधे अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न पढ़ते हैं और हर बार की तरह मेरे आपसे रिक्वेस्ट होगा कि 1 मिनट प्रश्न पढ़ें, उसके बाद इसका कम से कम एक शॉर्ट में मॉडल आंसर तैयार करें, एटलीस्ट क्वेश्चन की रूपरेखा कि प्रश्न पढ़ के आपको क्या समझ में आया है, और उसके बाद आप इस आंसर को या इस वीडियो को आगे सुने। प्रश्न पढ़ते हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी अपने पूर्ववर्ती लुक ईस्ट पॉलिसी से किस प्रकार भिन्न है? ऐसा क्यों माना जाता है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी की सफलता हेतु पूर्वोत्तर भारत अनिवार्य है? तो ये हमारा प्रश्न है 250 शब्दों में। दोस्तों, जो ऐसे प्रश्न होते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के, एक आपको बहुत जो इम्पोर्टेंट सूचना है वो ध्यान देनी चाहिए कि ऐसे प्रश्न ओपन होते हैं, ओपन एंडेड, और ये बहुत ही नंबर दिलवा भी सकते हैं और बहुत नुकसानदायक भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी होती है। अगर किसी ने भी प्रीलिम्स की एक सीरियसली तैयारी की होगी तो उसको एक्ट ईस्ट और लुक ईस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा पता होगा, और नॉर्थ ईस्ट में कैसे नॉर्थ ईस्ट एक्ट ईस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो उसको इतना ज़्यादा पता होगा, इतना ज़्यादा उसको योजनाएँ पता होंगी, इतने ज़्यादा उसको आप कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो पता होंगे कि वो कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या लिखें क्या ना लिखें। तो ऐसे ओपन एंडेड प्रश्नों में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है कि आप स्ट्रक्चर किस तरह से बना रहे हैं, यानी आप किस तरह का स्ट्रक्चर रख रहे हैं, उत्तर की संरचना किस तरह से रख रहे हैं, ताकि दूर से देखते ही जो आंसर है वो सामने एग्जामिनर को दिख जाए। तो हम वही देखने का आज प्रयास करेंगे कि जब हमें बहुत ज़्यादा आता हो और केवल 250 शब्द ही लिखने हैं तो हम किस तरह से आंसर को पिरोएं। तो भूमिका में आपको पृष्ठभूमि लिखनी है, एक्ट ईस्ट लुक ईस्ट से रिलेटेड। उसके बाद मुख्य भाग, आप प्रश्न को तोड़ें। तो जो पहला पार्ट है उसमें क्या है, एक्ट ईस्ट और लुक ईस्ट में अंतर आपको ये बताना है पार्ट ए में। पार्ट बी में आपको बताना है एक्ट ईस्ट की सफलता के लिए पूर्वोत्तर भारत क्यों अनिवार्य है। और जब मुख्य भाग खत्म कर लेंगे तो आप निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में मैंने हमेशा कहा था भविष्यगामी या फिर भारत सरकार क्या कर रही है आप वो बताएं। तो आप क्या बताएंगे, भारत सरकार के क्या कदम हैं और कुछ चुनौतियां एवं उसके समाधान। ये आपको जो पूरे उत्तर की प्रक्रिया है उसमें करना है। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो मेन उत्तर है उससे पूर्व कुछ एक्सपर्ट टिप्स हैं आपके लिए कि IR के जब प्रश्न आएंगे तो आपको आपकी क्या शुरुआत का क्या तरीका होगा IR के प्रश्नों को सॉल्व करने का। तो आप देखिए, IR में आप सबसे पहले कोशिश करें मैप बनाने की। हर उत्तर में कोशिश करें कि एक आप मैप अवश्य बनाएं। उसके बाद जब कोई ऐसा प्रश्न है किसी भी IR में, GS1 में, GS2 में कोई ऐसा प्रश्न है जब अंतर पूछे, यहाँ पे देखिए क्या बोला है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी पूर्ववर्ती लुक ईस्ट पॉलिसी से किस प्रकार भिन्न है। यहाँ पे अंतर पूछ रहा है। आपको सीधे टेबल बनाना है, यहाँ पे लिखना है लुक ईस्ट और यहाँ पे लिखना है एक्ट ईस्ट, और इस प्रकार आपको आंसर दर्शाना है। पॉइंट 1, पॉइंट 2, यहाँ पे आप लिख सकते हैं अंतर के बिंदु, हेडिंग डाल सकते हैं 1, 2, 3। इस तरह से आपको अपनी जो रूपरेखाएं दिखाना है, जिससे प्रेजेंटेशन बहुत ही सुंदर दिखता है। उसके बाद IR के प्रश्नों में आप भारत सरकार की नीतियां और योजनाओं को अवश्य शामिल करें। ये मैं लगभग हर बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी आंसर लिखें तो कोशिश करें कि किस प्रकार नीतियों और जो भी योजनाएं हैं उसको किस प्रकार भिड़ा सकते हैं। तो आप ये समझें। अब आप देखें जो प्रश्न है, तो प्रश्न हम बैकग्राउंड से शुरुआत करते हैं, जो भूमिका है। इसके अलावा भूमिका आप कई तरह की लिख सकते हैं। आप चाहें तो लुक ईस्ट क्यों आया वो बता सकते हैं कि 1990 के जो आर्थिक सुधार थे और जिस प्रकार जो दक्षिण पूर्वी एशियाई जो देश हैं वो तीव्र गति से आगे बढ़ रहे थे, तो आप क्या करें, आप उसको जोड़ सकते हैं कि इस कारण लुक ईस्ट पॉलिसी आई, या फिर जैसे मैंने शुरुआत की है आप उसको भी शुरुआत कर सकते हैं। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, 1990 के दशक में नई आर्थिक नीति से उत्प्रेरित
एवं दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के महत्व यानी जो आसियान टाइगर, इसको हम एशियन टाइगर बोलते हैं, देखते हुए इनसे संबंधों में सुधार हेतु लुक ईस्ट नीति लाई गई, जो वर्तमान आर्थिक, रणनीतिक एवं भू राजनीतिक सहयोग के एक्ट ईस्ट के दौर में, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा दौर में, एक्ट ईस्ट में परिवर्तित हो चुकी है। तो मैंने बैकग्राउंड में दोनों को कनेक्ट कर दिया। मैंने एक तरह से रूपरेखा तैयार कर दी कि देखो अब मैं अंतर बताने जा रहा हूँ। मैंने एग्जामिनर को समझा दिया कि अब जो अगला मेरा स्टेप होगा वो होगा कि मैं इसको अंतर बताऊंगा। मैंने एब्रप्ट स्टार्ट नहीं किया। मैंने क्या समझाया कि 90 के दशक में कुछ कुछ चीज़ें हुई थी, उसकी वजह से लुक ईस्ट पॉलिसी आई। तो मैंने क्या चीज़ें बताई कि हमारे भारत की नई आर्थिक नीति आई थी और हमें अपनी अर्थव्यवस्था है उसका विकास करना था, पड़ोसी देशों से आगे बढ़ना था। तो हमने ये बताया कि लुक ईस्ट पॉलिसी आई। फिर हम बताए कि वर्तमान जो 21वीं सदी है इसमें आर्थिक, रणनीतिक और भू राजनीतिक सहयोग के नए आयाम जुड़ गए और वो एक्ट ईस्ट में परिवर्तित हो चुकी है। तो आप इस तरह से एक इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, सीधे अगला स्टेप जो मेन बॉडी है, लुक ईस्ट तथा एक्ट ईस्ट में अंतर। और मैंने क्या किया, टेबल बनाया, जैसा मैंने आपसे पहले बताया कि टेबल बनाए, सीधे दिख जाती है चीज़ें। अंतर के बिंदु मैंने यहाँ पे लिखा, जिससे हेडिंग, सीधे सीधे हेडिंग से ही एग्जामिनर को दिख जाएगा कि ये लिखना चाहता है वो। तो मैंने पहला अंतर बताया, क्षेत्रीय विस्तार आसियान देशों तक सीमित था, जो लुक ईस्ट था वो केवल आसियान देशों तक ही सीमित था। लेकिन जो एक्ट ईस्ट है उसका विस्तार होकर क्या हो गया, आसियान के साथ साथ पूर्वी एशिया के देश जैसे जापान, दक्षिण कोरिया तथा ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो चुके हैं। तो मैंने ये बताया, पहले तो इसका क्षेत्रीय विस्तार बढ़ गया है। फिर दूसरा मैंने अंतर बताया कि सहयोग के आयाम में क्या परिवर्तन हुआ है। तो जो लुक ईस्ट था उसमें मुख्यतः आर्थिक एवं सामरिक सहयोग पे बात होती थी। उदाहरण के तौर पे भारत पूर्वी एशिया सम्मेलन और मुक्त व्यापार समझौता किया आसियान के साथ। आप यहाँ पे लिख दें आसियान मुक्त व्यापार समझौता। तो मैंने बताया कि जो लुक ईस्ट नीति थी वो मुख्यतः आर्थिक एवं सामरिक सहयोग पर आधारित थी, तो ये बताया। लेकिन जो एक्ट ईस्ट है वो आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सामरिक के साथ साथ भू राजनीतिक एवं क्षेत्रीय एकीकरण पर भी जोर देती है। और मैंने एग्जाम्पल में क्या बताया कि जो लुक की एक्ट ईस्ट है, एक्ट ईस्ट में भारत बिम्स्टेक, IORA, क्वाड आदि चीज़ों की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इन चीज़ों पर रीजनल इंटीग्रेशन की ओर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो पहले क्या था, पहले मुख्यतः हमारा व्यापारिक संबंध यानी आर्थिक संबंध आधारित था। अब क्या है, हमारा क्षेत्रीय एकीकरण उद्देश्य हो चुका है। तो मैंने बताया सहयोग के आयाम बढ़ गए हैं। फिर मैंने बताया अन्य और क्या क्या हो सकती है। तो मैंने बताया जो हमारी लुक ईस्ट नीति थी वो पैसिव नीति थी, मतलब आप कह सकते हैं थोड़ी रुकी हुई नीति थी। और उत्तर पूर्वी जो भारतीय क्षेत्र है, जो उत्तर पूर्वी भारत का क्षेत्र है, उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था लुक ईस्ट नीति में। लेकिन जो एक्ट ईस्ट नीति है, नाम से ही लगता है एक्टिव नीति है और उत्तर पूर्वी भारत को एक्ट ईस्ट नीति का द्वार माना गया है। यानी माना गया कि उत्तर पूर्वी भारत बहुत महत्वपूर्ण है एक्ट ईस्ट नीति के लिए। लुक ईस्ट नीति में मैंने जो चौथा अंतर लिखा उसको क्या लिखा, पड़ोसी देशों के साथ संबंधों का विस्तार था। यानी लुक ईस्ट नीति से पहले भारत का जो विदेशी संबंध था, आप देखेंगे अगर भारत की आपने विदेश नीति पढ़ी होगी तो 90 के दशक तक वो केवल पड़ोसी देशों में ही सिमटा हुआ था, नॉन अलाइनमेंट पर आधारित था। लेकिन 90 के दशक के बाद हम चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए आसियान की ओर मुड़े, क्योंकि चीन तीव्र गति से आगे बढ़ रहा था और हमें भी आवश्यक था कि हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने कहा चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए विस्तार किया गया, किसका, लुक ईस्ट का। तो आप ये चौथा अंतर बता सकते हैं। अब हमें बताना है जो सेकंड पार्ट है प्रश्न का। प्रश्न देखें कि एक्ट ईस्ट ऐसा क्यों माना जाता है कि एक्ट ईस्ट की सफलता हेतु पूर्वोत्तर भारत अनिवार्य है, अर्थात ऐसा क्यों कहा जाता है कि पूर्वोत्तर भारत जरूरी है तभी एक्ट ईस्ट सफल होगा। तो देखिए दोस्तों, एक जो मैंने बताया था कि आपने मैप बना दीजिए और मैप में यहाँ पे लिख दीजिए कि लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट का प्रभाव क्षेत्र। और आपने क्या दिखाया, देखिए यहाँ पे मैंने आसियान देशों को दिखा दिया छोटे में। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, आसियान देशों को दिखाया है, लुक ईस्ट लिख दिया, आसियान यहाँ पे लिख दिया। और ये पूरा मैंने बनाया था, पूरा एक इंडियन ओशियन रीजन का जो क्षेत्र है वो बनाया था। फिर ऑस्ट्रेलिया, जापान और ये जो आसियान देश है इनको शामिल करते हुए मैंने दिखा दिया कि देखिए एक्ट ईस्ट का विस्तार है। और मैंने ऐसे ऐसे करके ये थोड़ा सा इसको शेडिंग कर दी ताकि ज़रूरत हो। और दोस्तों, आपको मैप की प्रैक्टिस बहुत तेज़ी से होनी चाहिए। मतलब आपको जो भारत के पड़ोसी देश हैं, इसके अलावा जो आप कह सकते हैं छोटे मोटे जो मैप हैं, पूरे वर्ल्ड का मैप आपको स्पीड में बनाने 30 सेकंड के अंदर आना चाहिए। तो इसकी प्रैक्टिस की अवश्य कर लें। तो जो सेकंड पार्ट है उसको हम देखते हैं।
एक्ट ईस्ट नीति को सफल बनाने हेतु भारत जापान, ऑस्ट्रेलिया एवं आसियान के देशों के साथ सक्रिय भागीदारी, उदाहरण वार्षिक शिखर सम्मेलन, ASEAN+6 आदि कर रहा है। हालांकि माना जाता है कि पूर्वोत्तर भारत एक्ट ईस्ट नीति के सफलता हेतु अनिवार्य है। तो मैंने क्या किया, मैंने बताया कि एक्ट ईस्ट नीति को सफल बनाने के लिए भारत बहुत प्रयास कर रहा है, बहुत ज़्यादा जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ खूब सहयोग कर रहा है। लेकिन पूर्वोत्तर भारत का जो भागीदारी है एक्ट ईस्ट नीति को सफल बनाने के लिए वो बहुत अनिवार्य है, ऐसा लोग कहते हैं या ऐसा विशेषज्ञ मानते हैं। मैंने एक लिंकिंग फ्रेज, देखिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं लिंकिंग फ्रेज, जिससे हमारे प्रश्न पे ब्रेक नहीं लगती है, तो मैंने वो जोड़ दिया। तो आप इस तरीकों को भी सीखें कि लिंकिंग फ्रेज कैसे यूज करना है। तो मैंने पहला बताया कि क्यों पूर्वोत्तर भारत इंपॉर्टेंट है, तो कनेक्टिविटी, पूर्वोत्तर भारत सीधे सीधे एक्ट ईस्ट यानी जो पूर्वी देश हैं, जो भारत के पूर्वी देश हैं, उनके साथ कनेक्टिविटी, चाहे आप म्यांमार ले लें, म्यांमार के आगे आप लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, उसके अलावा आप जापान ले लें, तो जितने देश हैं उनके साथ कनेक्टिविटी के लिए उत्तर पूर्वी भारत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने उसी को समझाया कुछ सरकारी योजनाओं के साथ। तो मैंने क्या किया, मेकॉन्ग गंगा पार्टनरशिप, कालाधान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय हाईवे जैसे प्रोजेक्ट पूर्वोत्तर भारत को पूर्वी द्वार बनाते हैं। तो मैंने बोला कि कनेक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूर्वी द्वार का काम कर रहा है जो पूर्वोत्तर भारत है। फिर मैंने दूसरा पॉइंट लिखा कि बाजार, मैंने लिखा पूर्वोत्तर के जनजातीय शिल्प, बांस उत्पाद, चाय, आप चाहें तो लकड़ी लिख दें, क्योंकि कहा जाता है पूर्वोत्तर भारत 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, टी, टिम्बर, टूरिज्म, तो आप बता दें। आदि के लिए आसियान क्षेत्र तथा आसियान के विनिर्मित उत्पादों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र एक बड़ा बाजार हो सकता है। तो ये दोनों एक्ट ईस्ट की सफलता, एक आर्थिक जो आयाम है एक्ट ईस्ट सफलता का, वो मैंने बता दिया। फिर एक जो विदेश नीति का जो आयाम है एक्ट ईस्ट नीति की सफलता में उत्तर पूर्वी भारत का, मैंने वो बताया कि चीनी प्रभाव, भारत तथा जापान एवं आसियान देश बढ़ते चीनी प्रभाव का सामना कर रहे हैं। आप देखेंगे साउथ चाइना सी में चाहे विवाद हो, चाहे जापान के साथ सेनकाकू द्वीप को लेकर विवाद हो, दोनों ही चीन की बढ़ती आक्रामकता का सामना कर रहे हैं। चाहे भारत देश हो, चाहे भारत हो, चाहे वो पूर्वी जो भी भारत के पूर्वी क्षेत्र हैं, चाहे वो आसियान हो, चाहे वो दक्षिण कोरिया हो, चाहे वो जापान हो, सब के सब चीन के साथ एक कंपटीशन में युक्त हैं। तो आप बता देंगे कि पूर्वोत्तर क्षेत्रों की अवसंरचना विकास में जापान की साझेदारी, ये कहीं ना कहीं क्या बताती है कि देखिए हम साथ साथ हैं, तथा आसियान देशों में साझा अवसंरचना निर्माण। मैंने एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर को यहाँ पे लिख दिया, इस समस्या का समाधान है। तो मैंने क्या बताया, तो चीनी प्रभाव बढ़ रहा है इस क्षेत्र में, चीन आक्रामकता बढ़ रही है। तो मैंने बताया भारत जापान की जो साझेदारी है, ठीक है, वो भी एक्ट ईस्ट नीति का पार्ट है, ये इसको बहुत बढ़िया तरीके से टैकल कर सकती है। और मैंने एग्जाम्पल के तौर पे क्या बता दिया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में आपको पता होगा कि जापान अवसंरचना में निवेश कर रहा है। इसके अलावा एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर के साथ भारत का प्लान है कि पूरे इंडियन ओशियन रीजन में जो अवसंरचना विकास है, आप कह सकते हैं वन बेल्ट वन रोड का जो काउंटर करने के लिए जो प्रयास है, भारत इसके साथ कर रहा है, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर के साथ। तो आप ये बता दें। फिर बता दें आप चौथा जो पॉइंट है कि किस तरह से एक्ट ईस्ट की सफलता के लिए पूर्वोत्तर भारत अनिवार्य है या जरूरी है। तो मैंने क्या बताया, क्षेत्रीय अस्थिरता को भी समाप्त कर सकता है। अगर हम पूर्वोत्तर भारत को शामिल कर लें तो ये जो क्षेत्रीय अस्थिरता है इस रीजन में, मैंने क्या बताया, रोहिंग्या मुद्दा जो कि भारत के विदेशी देशों के साथ संबंध में बड़ा मैटर करता है, एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद, चाहे वह NSCN हो, चाहे वो उल्फा हो, जो भी संगठन है, की समस्या इस संपूर्ण क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास की कमी को इंगित करती है। तो यानी अगर हम क्या करें, अगर हम एक्ट ईस्ट नीति में पूर्वोत्तर क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ा दें तो सामाजिक आर्थिक विकास का जो प्रॉब्लम है, जिसके कारण ये पूरा क्षेत्र अस्थिरता से गूंज रहा है, चाहे रोहिंग्या देखें आप, चाहे भारत में उग्रवाद की समस्या देखें, वो दूर हो जाएगी। तो मैंने ये कुछ पॉइंट्स बताए कि उत्तर पूर्वी भारत क्यों इंपॉर्टेंट है। अब मैंने क्या किया, निष्कर्ष लिखा, और निष्कर्ष के तौर पे मैं क्या लिखूंगा, स्पष्ट है कि पूर्वोत्तर भारत के महत्व को देखते हुए भारत सरकार विभिन्न कनेक्टिविटी परियोजनाओं जैसे म्यांमार बांग्लादेश भारत पाइपलाइन, इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट आदि के माध्यम से एक्ट ईस्ट नीति को धार दे रही है। तो मैंने बताया भारत सरकार भी तैयार है, भारत सरकार भी इसका महत्व समझ रही है पूर्वोत्तर भारत का, और एक्ट ईस्ट नीति को बढ़ावा दे रही है। तो मैं इस तरह से करके एक बहुत ही अच्छा आंसर कंप्लीट कर सकता हूं, और निष्कर्ष के तौर पे भी मैं एक भविष्यगामी सोच बता सकता हूं। अब दोस्तों कुछ और बातें हैं, 250 शब्द तो यहाँ पे ओवर हो जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप चाहें तो इंक्लूड और कर सकते हैं। एज अ टॉपिक अगर मैं बात करूं
नॉर्थ ईस्ट और एक्ट ईस्ट नीति, तो आप ऊर्जा सुरक्षा को ऐड कर सकते हैं, एक जो नया पॉइंट है। इसके अलावा आप गोल्डन ट्राइंगल को यूज कर सकते हैं। गोल्डन ट्राइंगल जो कि आपको पता होगा म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, ये जो 3 कंट्री हैं, यहाँ पे ड्रग्स का अच्छे से उत्पादन होता है और हथियारों की बिक्री होती है खूब ज़्यादा। तो ये जो क्षेत्र है ये भी अस्थिरता को बढ़ावा देता है। ऊर्जा सुरक्षा, जो चाहे आप वियतनाम में जो भारत सरकार निवेश कर रही है जो गैस में, ONGC विदेश लिमिटेड, आप चाहें तो उसको भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं कि पूर्वी भारत के रास्ते या पूर्वोत्तर भारत के रास्ते ही वो पाइपलाइन आएगी। तो आप इस तरह की चीज़ों को बता सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास समय और स्पेस दोनों कम होता है तो हम जानकारी के बावजूद भी कई चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आए हो। कृपया इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि हम नियमित कुछ नई चीज़ों के साथ आपके सामने आ सकें। और जो हमारा लेक्चर का रोज़ जो समाप्ति होती है कि ये ज्ञान की नहीं बल्कि समझ की परीक्षा है। कई बार हमें ज्ञान ज़्यादा होता है, लेकिन समझदारी यही कहती है कि ज्ञान उतना ही दें जितना आवश्यक हो। धन्यवाद।